A very good morning, my dear friends and my dear students. आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मीन्स हम लोगों के पास दो वेक्टर होंगे, उन दो वेक्टरों को गुना करने की टेक्निक समझनी है। तो जब दो वेक्टरों को गुना करते हैं तो हमारे पास ये दो तरह के बनाए गए हैं फिजिक्स में। एक को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। मीन्स कोई भी दो वेक्टर ले लेंगे हम लोग, वो बेसिकली कोई फिजिकल क्वांटिटी ही होगी, और उन वेक्टरों को आपस में एक बार अगर डॉट करा लें और एक बार क्रॉस करा लें तो हम लोग फिजिक्स में उनको प्रोडक्ट करना कहते हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में स्टडी करूंगा, और ये जो 5 न्यूमेरिकल्स हैं, ये पांचों न्यूमेरिकल उन्हीं पे बेस्ड रहेंगे जिनसे आपको वो कॉन्सेप्ट इसमें लगाना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर होता क्या है, पहले इस बात को समझें। एक वेक्टर मान लीजिए आपके पास एक है और इस वेक्टर बी से इसको गुना करते हैं, तो इसको बोला जाता है ए बी कोस थीटा। अब ए बी कोस थीटा में ये ए और बी कोई भी दो वेक्टर हो सकते हैं, ये दो वेक्टर स्ट्रेट लाइन के भी हो सकते हैं, ये दो वेक्टर प्लेन के भी हो सकते हैं, और ये दो वेक्टर आपके चाहे तो 3 डायमेंशन में स्पेस के भी हो सकते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई मींस डॉट के थ्रू इनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये हमेशा आंसर ए बी कोस थीटा देते हैं। जब भी आपसे कोई टीचर या कोई बच्चा या कोई सीनियर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पूछे तो आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिखना होता है? ए बी कॉस थीटा। अब ये स्टेटमेंट में कैसे लिखा जाता है तो ध्यान से देखिएगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर होती है। ये बात याद रखिए, कैसी क्वांटिटी होती है डॉट टू वेक्टर हमेशा कैसी होती है? स्केलर। मींस इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। डॉट टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी विच इज इक्वल to the product of magnitude of vectors, to the product of magnitude of them means A and B, and cosine angle between them। अब ये दो बार देम दिक्कत आ रहा है, इसको हम थोड़ा मीनिंगफुल बना लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम, ये इसकी स्टेटमेंट है। जब भी आपसे कोई पूछे तो आप ये स्टेटमेंट दें और नीचे क्या लिख दें? आई डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये ए वेक्टर जो है ये बी के साथ एक एंगल बनाता है जिसको थीटा बोलते हैं। इस तरह से एक पिक्चर बनाई गई है। अब हमें इसमें ये बात पता लगानी है
कि इसका मैग्नीट्यूड तो आपको पता है ए बी से निकल रहा है और थीटा इनके बीच का एंगल होगा, थीटा इनके बीच का क्या होगा, एंगल, जो कि यहाँ इस पिक्चर में दिख रहा है आप लोगों को, ए और वेक्टर बी के बीच में। अब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए क्या नाम इसका, एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस ये एक ऐसी फिजिकल टर्म है जो कि केवल मैग्नीट्यूड होल्ड करती है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स में जो इससे मैच खाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा वर्क डन, वर्क डन को क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर हो गए और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक वर्क डन। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसलिए इसको खोल के कैसे लिखते हैं, एफ एस कोस थीटा। इसी तरह से हमारे पास पावर भी होता है, पावर को लिखते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी को खोल के लिखेंगे तो ये बन जाएगा फोर्स वेलोसिटी cos थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। अब ये पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी कैसे बना, ये देखिए, पावर हमारे पास होता है वर्क डन अपॉन टाइम, लेकिन वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो 1 फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या हो गया, पावर, जो कि स्केलर क्वांटिटी, इसलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगाया, मींस एरो हेडर नहीं लगाया। ये वाला साइन इस पे नहीं है क्योंकि ये वेक्टर ना होगे स्केलर है, इसीलिए वर्क डन पे भी ये नहीं होता है। ये इसके पास एग्जांपल, ये तो मैंने दो दिए। वैसे ऐसे फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, केवल आप दो ही कर ले वो इनफ है, बाकी आप अपनी बुक वगैरह में देखेंगे तो आपको और मिल जाएंगे। अब हम लोग इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की स्टेटमेंट, ये इसका फार्मूला हो गया और ये इसके एग्जांपल और ये इसमें एंगल बनाती हुई पिक्चर हो गई। अब देखिए हमारे पास इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो जब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो पहली बात ये कि फर्स्ट फीचर्स की बात कर रहा हूं मैं, मींस इसकी क्वालिटीज यानी इसकी गुणों की। पहला, इट ओबे कोम्यूटेटिव लॉ, ये कोम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। कोम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कोई भी दो वेक्टर का अगर आप डॉट करें और फिर उनका उल्टा डॉट करें तो वो हमेशा बराबर पाए जाते हैं, इसी को कोम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। जबकि वेक्टर में ऐसा नहीं होता है, वो आपको मैं वेक्टर में समझाऊंगा। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं आपको ये कैसे हो जाते हैं। अब मैं इसमें 3D का वेक्टर लूंगा तो बड़ा डॉट हो जाएगा, तो मैं इसमें छोटा सा एक करके दिखा देता हूं आपको। मान लीजिए एक वेक्टर स्ट्रेट लाइन का मैंने 2i लिया और एक वेक्टर बी का मैंने क्या ले लिया, सपोज करो मैंने बी वेक्टर बी का क्या ले लिया, 3i। क्लियर। अब ये क्या कह रहा है, ए का बी से डॉट करो। देखो सबसे पहली बात ये कि डॉट में आपको ये याद रखना है, डॉट हमेशा आई जे और के बीच में ही होंगे। ऐसा क्यों, पहले उस बात को समझो आप। हमारे पास वेक्टर जो होते हैं वो या तो एक्स एक्सिस पे या वाई पे या जेड पे हो सकते हैं। अगर एक्स पे होगा तो आई कैप दिखेगा, वाई पे होगा तो जे कैप दिखेगा और जेड पे होती है, ये मैं सिखा चुका आप लोगों को। तो मैंने यहाँ वेक्टर ये स्ट्रेट लाइन पे एक्स एक्सिस का वेक्टर और ये भी एक्स एक्सिस का है। अभी दोनों का डॉट करूंगा तो प्रॉपर्टी के हिसाब से देखेंगे आप। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 2। मैंने बताया इसे क्या लिख सकते हैं, सोच के बताओ, ए बी कोस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए कोस थीटा, है ना। तो अगर मैं इसको ये लिख दूं ए बी कोस थीटा और इधर लिख दूं बी ए कोस थीटा, तो आप ध्यान से देखिएगा ए का मैग्नीट्यूड मेरे पास यहाँ कितना है, आपको याद हो तो ए का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है आई जे के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड निकाले तो ये कितना है, 2i है। कितना है, 2। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का गुना करना पड़ेगा रूल के हिसाब से। अभी मैं दिखाता हूँ इसको कैसे करते हैं। देखो जब आप 2i का डॉट करोगे कितने से, 3i से, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6।
ठीक है, आई और आई, एक्स एक्सिस आ गई, एक्स पे एंगल कितना होता है 0 डिग्री। अब बताओ cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो मैं यहाँ पे रख दूं cos 0, तो ये 1 हो जाएगा। बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था, ये रहा 3 और 2 इसका, तो टोटल कितना आ गया 6 आ गया इस साइड से। अब इसी साइड से बी का कितना था 3, ए का था 2 और सेम एक्सिस पे थीटा 0 cos 0 1 तो आ गया 6। देखो 6 बराबर आ गया, इसका मतलब 2i इंटू 3i 6 होता है, तो 3i डॉट 2i भी क्या होता है 6 होता है। इसीलिए हम लोग बोल पाते हैं ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के, किसमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में। अब अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी क्या है, ये कॉम्यूटेटिव तो होल्ड करता है, साथ में ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ए वेक्टर का डॉट कराया जाए बी प्लस सी वेक्टर को जोड़ के, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हमेशा क्या माने जाएंगे इक्वल। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमेशा 3 वेक्टर्स पे काम करता है और कॉम्यूटेटिव लॉ हमेशा 2 वेक्टर्स पे काम करता है। इसमें भी आप कोई भी 3 वेक्टर ले लीजिए और यहाँ पे वो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करो और इस तरफ ये वाली करे, तो इधर क्या करें बी और सी जो भी 2 वेक्टर को जोड़ लें उसे ए से डॉट करा ले, इसी तरह से ए का बी से डॉट करा और ए का सी से, और उन दोनों को जोड़ो, तो आप क्या देखो कि ये साइड इस साइड के बिल्कुल इक्वल आ जाएगी। अब मैं ये भी करके दिखा देता हूँ आपको एक सिंपल से एग्जांपल से। देखो मैं छोटे छोटे वेक्टर्स ले रहा हूँ ताकि जल्दी कैलकुलेशन हो जाए, लंबा वीडियो ना बने, लेकिन लॉजिकल आपको समझ में आ जाए। ए को मैंने कहा 2i और वेक्टर बी मैंने ले लिया मान लो j और वेक्टर सी को मैंने ले लिया मान लो k, ये वेक्टर ले लिए। अब रूल के मुताबिक ये बी और सी को जोड़ने के लिए कहता है, तो मेरे पास यहाँ से b प्लस सी वेक्टर कितना आ जाएगा j प्लस k वेक्टर, जुड़ गया ना। अब इस j प्लस k को a से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 2i का डॉट करा देना है j प्लस k से। तो आप याद रखें, अब इसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, हमेशा j k i के कोएफिशिएंट नॉर्मली 1 माने जाते हैं, तो इसका डॉट कराएंगे तो ये आएगा i डॉट j, एक तो ये बन गया प्लस एक दो तो ये कॉमन आ चुका। अच्छा दूसरा क्या बनेगा i डॉट k। अब ध्यान से देखिए ये तो है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है ना, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1, इन दोनों में i और j, i एक्सिस होती है x एक्सिस और j यूनिट वेक्टर कहाँ का होता है y एक्सिस का। अब x और y एक्सिस मिलके एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का, हम सभी को पता है, तो cos 90 डाल दें, किसी डाल दें cos चलता है इसमें, cos 90 क्या होता है बताओ 0 होता है, तो ये फैक्टर टोटल कितना हो गया 0 हो गया, आ गया 0, 0 इंटू 1 0 ही हो जाएगा, प्लस i डॉट k भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, x और z भी कितने का बनाती है 90 डिग्री का, और cos 90 क्या होता है 0 होता है ना, इसलिए ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा 0। अब बताओ 0 प्लस 0 क्या हो गया 0, और इंटू 2 से करेंगे तो भी क्या आ गया 0 ही आया है ना, तो इसलिए हमारा इस साइड से वेक्टर कितना आंसर देता है 0 देता है। अब इस साइड से चेक करके देख लेते हैं, a का b से डॉट कराओ, देखो भाई a का b से कराओगे तो 2 एकम 2 और i और j का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 2 और 1 है, तो 2 तो ये हो गया मल्टीप्लाई, मींस a डॉट b का, तो हमारे पास 2 इंटू 1 तो ये आ गया, और cos i और j कौन सी एक्सिस है x और y, cos 90 लेना पड़ेगा, cos 90 क्या होता है भाई 0, आ गया ना 0, ये वाला पार्ट भी 0 आ गया। इसी तरह से a और c और चेक करो, a कितना है 2i, c क्या है k, बट i और k x और z एक्सिस भी 90 रखती हैं, cos 90 0 और 2 इसका मैग्नीट्यूड और इसका 1, 2 एकम 2 और cos 0, cos 90 0, 0 इंटू 2 0, मीन्स ये भी ऐसे बन गया a डॉट c, तो ये बन गया 2 इंटू a और cos 90 का होता है 0, ओवरऑल 0, तो 0 प्लस 0 ये भी 0 ये भी 0, देखो आगे ना साइड बराबर, तो ये 3 वेक्टर से ये बात क्लियर हो पाती है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, इसलिए ये 3 वेक्टर्स की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। अब अगली वाली रूल नंबर 3 की, 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 ये कहता है क्या कि हमें पता है कि थर्ड ये कहता है कि a वेक्टर का डॉट अगर b से कराएं तो उसे लिखा जाता है ab cos थीटा, ये तो बाय द डेफिनेशन है,
तो यहां से cos थीटा आप निकाल लो, तो वो कैसे निकलेगा, एक वेक्टर का b से कराओगे डॉट बटे में a का मैग्नीट्यूड और b का, ये एंगल निकालने का फार्मूला है। याद रखें, जब भी किन्हीं दो वेक्टर्स का एंगल निकालना हो तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा, cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड और बटे में b का मैग्नीट्यूड। ऐसा एक सवाल है इसमें, ये रहा वो सवाल, ये रहा ए वेक्टर ये रहा और बी ये रहा, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो मैं ये सवाल यही करके दिखा देता हूँ, ये सवाल फिर एक कम हो जाएगा। तो इस सवाल को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। ए का बी से मैग्नीट्यूड निकालना था, तो रूल के हिसाब से इधर देखो ए वेक्टर लिख लो, कितना है 2i माइनस का 2j और माइनस का k का डॉट करा दो, कितने से वेक्टर बी से, बी कितना है i प्लस j और डिवाइडेड में a का मैग्नीट्यूड रखो। मैग्नीट्यूड क्या होता है, i j k के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। लो जी करो, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, ये ध्यान रखें यहाँ माइनस हो या प्लस हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए ये हो गया 4, ये भी 4 हो गया और ये 1 है ना, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ये तो हो गया ए वेक्टर का, बी का क्या हो गया, 1 इसका और 1 इसका, तो मींस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 हो गया, के तो है ही नहीं इसमें। अब बताओ कि इनका डॉट करेंगे तो मैंने क्या सिखाया है, ये बात और समझो। डॉट करते हुए i j i k j इस तरह से आएंगे हमारे सामने, तो ये i है और ये आपका j है। हम आपको समझाता हूँ ये कैसे हम लिंक कर रहे हैं, ध्यान से देखो। अभी प्रॉपर्टी है, याद रखना i कैप का डॉट वेक्टर i कैप से और j वेक्टर का डॉट वेक्टर j से और k वेक्टर का डॉट k से हमेशा 1 होते हैं। कैसे, देखो अगर मैं i कैप का i वेक्टर ये दो वेक्टर लगा लूं तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है, तो a b 1 हो गया। अब बताओ cos क्या होता है, दोनों एक्सिस पे 0 हो गया, x एक्सिस पे cos 0 क्या होता है 1 आ गया ना 1, तो इन सबको 1 बोलते हैं। इसी तरह j k हमेशा क्या है 1 रहेंगे। तो ये एक तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे इसमें, और एक ये भी देखो a का j से करा लो, j का k से करा लो और k का i से करा लो, ये हमेशा 0 बनेंगे। ऐसा क्यों, मैं एक करके दिखा देता हूं। जैसे मैं इसका करना चाहता हूं j का k से, तो मेरा फार्मूला क्या है, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई 1 है ना, 1 और इनटू इसका भी 1 है और एंगल आ गया cos एंगल बताओ j और k, ये कौन सी एक्सिस है y और ये कौन सी है z, y और z 90 एंगल बनाती है, तो cos 90 क्या होता है 0 आ गया ना 0, तो j डॉट k डॉट i डॉट j ये सभी क्या है 0 है। अब एक चीज और ध्यान रखें, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ भी मैंने उल्टा बताया, तो इसका मतलब i डॉट j भी 0 है, तो इसका उल्टा j डॉट i भी 0 होना चाहिए, k डॉट j भी 0 होना चाहिए और i डॉट k भी क्या होना चाहिए 0। ये सभी क्या होंगे 0 और ये सभी क्या होंगे 1। कौन से फार्मूले से पता लगाया, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बस मैं यहीं से फार्मूले बनाए जा रहा हूं, अब मैं इसमें लगा रहा हूं। तो देखो सबसे पहले 2i को i से करना है डॉट, 2i को i से, i और i इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 2 1 कम 2, मैग्नीट्यूड तो हो गया मल्टीप्लाई। अब आया एंगल की बात, ये x एक्सिस है और ये भी x एक्सिस, दोनों x एक्सिस एक लाइन पे पड़ेंगे तो थीटा 0, cos 0 डालना है। cos 0 क्या होता है भाई 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 1, देखो i डॉट i 1 होता है इसलिए 1 लिख दिया गया डायरेक्ट। अब अगला माइनस का, ये देखो 2 है और ये 1 है, तो ये -2 हो गया, -2 को +1 से डॉट करेंगे, मैग्नीट्यूड तो -2 आ रहा है। अब बात आई एंगल पता लगाओ, ये कौन सी एक्सिस j y एक्सिस है और ये कौन सी x और y में थीटा 90 होता है। अब देखो j डॉट i आ गया ना, -2 को 1 से करना -2 तो आ गया, j डॉट i देखो j डॉट i का है ये रहा, j डॉट i क्या होता है 0 होता है, तो इसका मतलब ये टोटल 0 है। अब अगली फैक्टर, ये 2 हो गए इससे, अब तीसरे की बारी, माइनस का k को i से करें तो क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि -k का मैग्नीट्यूड 1 है और i का भी 1 है, 1 -1 -1 आ गया। अब k और i देख लो, k और i का है ये k, देखो k और j है ये सॉरी k और i क्या है यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर भी 0 ही हो जाएगा। क्लियर,
तो ये तो हमने इससे तीनों को कर दिया। अब इन तीनों को जे से करेंगे तो अगला क्या नंबर आएगा, जे को इससे करेंगे तो दो तो आना ही है। और आई डॉट जे आ गया, आई डॉट जे देखो भाइयों का आई डॉट जे तो जीरो होता है, देख लो आई डॉट जे क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए जीरो हो जाएगा। अगला फैक्टर -2 को जे से करेंगे -2 आ जाएगा। अब बताओ -2 को जब जे से करोगे तो जे डॉट जे आ गया, जे डॉट जे तो 1 होता है, ध्यान रखो सेम वाले, तो -2 इंटू 1 आ जाएगा, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है। उसके बाद अगला ये वाला -1 को इससे करेंगे -1 आ जाएगा, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड 1 और इसका भी 1। और अब k डॉट जे आ गया, k डॉट जे देखो कहां है, k डॉट जे 0 होता है, इसका मतलब ये आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, नीचे डिवाइड में देखो क्या है, 4 4 8 और 1 9 √9, और ये कितना है 2, 1 और 1 2। अब आप बताओ, ये 0 हो गया, ये वाला फैक्टर 0 हो गया, ये 0 और ये 0, तो आप इन सबको हटा सकते हैं ऐसे, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब बताओ ये क्या है 2, और ये भी क्या है 2, 2 - 2 क्या होता है 0, ये कितना आ गया √9 का 3 होता है, और √2 ये आ गया। अब बताओ 0/3 √2, 0/समथिंग 0 आ गया, 0/समथिंग क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब ध्यान से देखें, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास cos थीटा आ गया, क्या आ गया cos थीटा 0 डिग्री। cos 0 कब होता है बताओ सोच के, cos थीटा 0 डिग्री कब होता है, मींस 0 डिग्री आया, नहीं ये डिग्री नहीं आया, सॉरी ये तो नंबर आया ना, डिजिट है ये तो सारी, तो 0 कब होता है, सोचो सोचो, cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 होता है, मींस थीटा 90 डिग्री हो गया। अगर थीटा 90 है तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर हमारे ये वाले और ये वाले परपेंडिकुलर है, हेंस हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, क्योंकि वो एंगल 90 डिग्री का बनाते हैं और उनका cos थीटा कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इसीलिए हम उसे परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कह सकते हैं। कौन से वेक्टर, ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर एक ही बात होती है, जो 90 डिग्री पे लाइज करते हैं एक दूसरे के साथ। इस तरह से हम लोग ये एंगल निकालते हैं किन्हीं भी दो वेक्टर्स का। अब अगली, ये सवाल हो गया आपका, यहाँ पे किया। अब अगला प्रॉपर्टी देखें, ये चीजें याद रखना, आई आई जे जे के डॉट के अंदर 1 होते हैं, बट आई जे जे के आई के सब 0 होते हैं। ये मैंने कहां से लिखे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत 0 शो करे हैं मैंने। अब प्रॉपर्टी नंबर 4, अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी वो क्या कहती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैक्सिमम हो जाए मैग्नीट्यूड, ये कब हो सकता है, ध्यान से समझे। एस ए डॉट बी हमारे पास होता है ए बी cos थीटा, अगर थीटा यहाँ पे 0 डिग्री डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए 0 डिग्री, तो cos 0 तो 1 होता है, तो a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी आ गया, कैसी वैल्यू आ गई मैक्सिमम। तो आप याद रखें कि किन्हीं भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब हो सकता है, जब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ कितने डिग्री पे हो 0 डिग्री पे हो, यानी कि सेम लाइन में लाइज करें, तो हम लोग मानेंगे कि वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड दे देंगे। इसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रखा है कब, जब हम दो वेक्टर को लाइज कराते हैं, जैसे आई आई जे जे के दोनों सेम लाइन में आ रहे हैं, तो थीटा 0 होल्ड करने से उनका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है। कितना आ रहा है मैक्सिमम, देखना चाहोगे कितना आ रहा है, देखो ऐसे आ रहा है, आई का डॉट कराऊंगा आई से, तो आई और आई का मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, और थीटा मैंने इसमें डाल दिया कितना आपका 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है 1 आई डॉट 1 आ गया ना, आई डॉट आई 1, इसी तरह जे डॉट जे 1 के डॉट के 1, बट आई जे जे के आई जो भी एक दूसरे से अलग है वो सभी 0 देते हैं, क्योंकि उनका बीच का एंगल है 90 डिग्री का होता है, और cos 90 इनके प्रोडक्ट को 0 बना देता है। क्या बना देता है 0। अब अगली बात,
अब अगली बात ये कि पांचवी प्रॉपर्टी, अब मान लो एक वेक्टर ए बी को हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। अब सपोज करो हमें ये साबित करना हो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं कि इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर बी के है तो थीटा 90 डिग्री रख दो। तो थीटा 90 रखने से बताओ आंसर क्या दे देगा, ए बी कोस 90 क्या होता है बताओ सोच के, 0 होता है, तो आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब ए डॉट बी का अगर डॉट प्रोडक्ट आप किसी भी तरह 0 ले आओ, किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या ले आओ 0, तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर मींस ऑर्थोगोनल वेक्टर और परपेंडिकुलर वेक्टर कहलाएंगे, जो अभी इसी सवाल में हमने प्रूव करा था। अब अगली प्रॉपर्टी देखें। अब किसी वेक्टर को, अब अगली प्रॉपर्टी, किसी वेक्टर को अगर उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसे सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट या सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। तो ये क्या आंसर देगा, ए वेक्टर और ए वेक्टर है तो इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड ए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए, बट दोनों के बीच में सेम लाइन पे एंगल कितने का, 0 डिग्री का, cos 0 1, तो a स्क्वायर इंटू 1, तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर का मतलब होता है a स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर। आई देखो a वेक्टर का डॉट a से करोगे तो क्या आंसर आया, a स्क्वायर आया। क्या आया, a स्क्वायर मीन्स उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। देखना चाहोगे कैसे हो गया, ये देखो हमने जब आई वेक्टर लिया यहाँ पे, सपोज करो मैंने आई कैप लिया, इसका डॉट आई से करा दिया, बताओ ये दोनों क्या हो गया, इसी दो यूनिट वेक्टर ने अपने आप को मल्टीप्लाई करा, तो ये सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट हो गया। तो आई का 1 क्या है मैग्नीट्यूड 1, इसका भी क्या है 1 है, लेकिन दोनों के बीच सेम एंगल पे एंगल कितना है, cos 0 डिग्री, cos 0 क्या होता है 1, तो इसका मतलब 1 इंटू 1, तो टोटल 1 आ गया ना। तो ये 1 बताओ एक्चुअल में इसके मैग्नीट्यूड का क्या है, स्क्वायर। देख लो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो पता लग गया किसी भी वेक्टर को अगर उसी से डॉट प्रोडक्ट करवा देते हो तो वो वेक्टर अपने आप का डॉट करते हुए अपने ही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, अपने मैग्नीट्यूड का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अब अगली प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर का भी आपको पता लग गया। अब लोग इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की वही बात है, याद रखना यूनिट वेक्टर हमारे पास n डॉट n यूनिट वेक्टर होते हैं, यही हमारे पास यूनिट वेक्टर 3 तरह के होते हैं, i j k, ये मैंने आपको समझा दिया। यूनिट वेक्टर को अगर उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 दे देगा। कैसे, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, ये सभी क्या आंसर देते हैं 1 देते हैं। ध्यान रखना इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर अगर बात की जाए डॉट प्रोडक्ट की तो हमेशा आंसर 1 आएगा। i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k हमेशा क्या देंगे 1, बट i डॉट j, j डॉट i, k डॉट j, j डॉट k, ये सभी जो एक दूसरे से डिफरेंट है उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब अगली बात, इन्हें कंपोनेंट्स की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अब कंपोनेंट फॉर्मेट देखो इनकी, मान लो आपके पास वेक्टर ए था, ये इसको हमने ऐसे लिखा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। इसी तरह से वेक्टर बी हमारे पास था बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। तो याद रखें इनका जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो इन दो वेक्टरों का, तो आप इनको आपस में डॉट करना चाहते हो तो अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखो कैसे। मैंने आपको सीधा बताया कि इसका इससे डॉट कराओ, इसका इससे कराओ, इसका इससे कराओ, इसी तरह इसका तीनों से कराओ, इसका तीनों से कराओ। तो अब इतना बड़ा लिखने की बजाय हम क्या जानते हैं कि आई का आई से, जे का जे से और के का के से हमेशा 1 होंगे, बाकी सब तो 0 जाएंगे। तो रूल के हिसाब से आई का आई से कर दें तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड ए एक्स बी एक्स, इंटू में क्या आ गया 1। इसी तरह इसका करेंगे तो क्या आएगा ए वाई बी वाई इंटू में 1 और प्लस में क्या आ गया ए जे बी जे और इंटू में 1। तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा ए एक्स बी एक्स
ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, ये कंपोनेंट फॉर्मेट्स में लिखा जाता है ऐसे। अब इस पे एक सवाल दिखाता हूँ कैसे हैंडलिंग होता है डायरेक्ट, मैं यही अप्लाई कर रहा था यहाँ पे। जैसे एक वेक्टर मेरे को दे दिया 2i + 4j + 3k, और मैंने इसका डॉट करवा दिया, क्या करवा दिया, डॉट, कितने से, i - j और प्लस k से। ध्यान से देखिएगा। तो अब रूल के हिसाब से ये कहता है ax कौन सा फैक्टर है, ये वाला है, तो यहाँ मेरा ये ax है, ये ay है, ये az है, ये bx है, ये by है और ये bz है। तो इन दोनों का डॉट करते हैं, तो ये रूल है ax को bx से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 आ गया। फिर प्लस, फिर ay में यहाँ कितने हैं, 4 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 × -1 - 4 हो जाएगा। और यहाँ कितना है, 3 है, और यहाँ क्या है, 1। 3 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 3। अब बताओ कि 3 और 2 6 - 4, आंसर क्या आ गया, 2। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 2 आंसर आएगा, क्या आएगा, 2, जो कि एक मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन तो देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाय डेफिनेशन एक स्केलर टर्म होती है। क्या होती है, स्केलर टर्म। अब हमारे पास ये तो इसकी सारी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, प्रोजेक्शन निकालना, उसको जरा समझिए हम प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। तो उसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये ध्यान से देखें कि हम कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां से एक वेक्टर बी को ड्रॉ कर लेते हैं इस लाइन पे, ये मेरा वेक्टर बी है, मैंने ए वेक्टर यहाँ ले लिया, ठीक है, ये एंगल इसके साथ थीटा बनता है, तो मेरा मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। तो ये जो मेरा वेक्टर होगा, ध्यान से देखिए, इस कंपोनेंट को हम एक्स बोलेंगे, मैंने सिखा रखा है ना, जब कंपोनेंट तोड़ते हैं, कल इससे पिछली वीडियो के अंदर पढ़ाया था मैंने आपको, क्या पढ़ाया था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसमें सिखाया था कि एक वेक्टर के हम कंपोनेंट कैसे ब्रेकअप करते हैं। तो ये वाला वेक्टर इसका एक्स है, जो कि ए कोस थीटा को होल्ड करेगा, सभी को पता है। तो अगर a cos थीटा ax = a cos थीटा बना, तो इसका मतलब मुझे a का b पे अगर प्रोजेक्शन निकालना हो, a का b पे मुझे क्या निकालना हो, प्रोजेक्शन, तो वो मेरा आंसर आएगा a cos थीटा। क्या आएगा, अब इस a cos थीटा को मैं कैसे लिखूंगा, वो जरा ध्यान से देखिएगा। a cos थीटा इसका आ गया, अब इस a cos थीटा को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, वो जरा ध्यान से देखिए। यहाँ a है, मैंने इनटू में b लगाया और एक b नीचे लिख लिया, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। इनटू में क्या लगा लिया, cos थीटा। बात आ गई समझ में। अब ये किस डायरेक्शन में, ये बात ध्यान रखिए, प्रोजेक्शन किसी भी वेक्टर का जब आप प्रोजेक्शन निकालोगे ना, तो वो जो कंपोनेंट है वो किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये b में जा रहा है, इसलिए आप यहाँ पे b कैप लगाएंगे। अब बी कैप को आप लोग नॉर्मली क्या लिखते हो, जरा ध्यान से देखना। बी कैप को हम लोग जानते हैं, यूनिट वेक्टर में पढ़ा था, बी वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो मैं दोबारा बंद कर रहा हूँ, ये a cos थीटा इनटू में मेरा कंपोनेंट था, इसको किस डायरेक्शन में निकाल रहा हूँ, बी की डायरेक्शन में, यही कहलाता है प्रोजेक्शन। अब मैंने a cos थीटा में क्या करा, b ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो a b cos थीटा, तो a डॉट b बन गया, है ना, सभी को पता है, a डॉट b बन गया, नीचे ये b पढ़ाई था। अब मैंने क्या करा, यहाँ b यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, b वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड 2 हो गए, इसका मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे b का स्क्वायर, और इनटू में क्या कर दूं, b। ये है मेरे पास प्रोजेक्शन निकालने का फार्मूला, प्रोजेक्शन निकालने का फार्मूला है ये मेरे पास। अब बात ये आई कि मैंने ये प्रोजेक्शन निकाल दिया, अब ये प्रोजेक्शन मैंने निकाला वेक्टर फॉर्मेट में, किसमें निकाल लिया, वेक्टर में। अगर आपको स्केलर में निकालना हो तो बहुत आसान है, कैसे, ये ध्यान रखें, ये है वेक्टर फॉर्मेट में, स्केलर में निकालना हो ना, तो आप ये जो a cos थीटा रखते हो ना, ठीक है, आपको यहाँ क्या करना होगा, बस इतना सा करना होगा, a b नीचे b लगा के cos थीटा इनटू में b कैप लगा दो, क्लियर। इसको क्या लिखते हैं, a डॉट b। तो अब मैंने क्या करा, ये बात ध्यान से देखिए, a डॉट b, तो यानी कि ये a वेक्टर हो गया सारा। दोबारा देखिए, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। एक बात ध्यान से देखिए, पहले प्रोजेक्शन थोड़ा मुश्किल है इसलिए ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, एक वेक्टर b है, एक वेक्टर a, इसके साथ एंगल बनाता है।
मुझे इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालना है, तो मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब नॉर्मल ड्रॉ करा, वो बी वेक्टर पे आ गया। अब इसका ये जो कंपोनेंट इस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कौन सा बनेगा, ax। इसकी वैल्यू मुझे पता है cos थीटा होगी। इसका मतलब a का प्रोजेक्शन b की डायरेक्शन में cos थीटा निकलेगा। अब a cos थीटा किस डायरेक्शन में जाएगा, x एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगा, और x एक्सिस की डायरेक्शन किस वेक्टर के थ्रू है, b वेक्टर। तो मुझे b कैप लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसे क्या लिख दूंगा, a cos थीटा इनटू में b कैप, इनटू में b कैप। बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताओ कि ये मेरे पास प्रोजेक्शन निकल आया b डायरेक्शन में, तो याद रखना a cos थीटा प्रोजेक्शन होता है b की डायरेक्शन में। इसी तरह b का निकालोगे तो यहाँ b आ जाएगा, वो a की डायरेक्शन में चल पाएगा। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्मेट में प्रोजेक्शन इसका निकल आया। अब बात यही कि मैं और क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, तो उसके लिए आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। ये तो मेरे पास कौन सा था, वेक्टर था, मुझे स्केलर में पता लगाना था। तो मैंने a cos थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a b cos थीटा हो गया। अब यहाँ पे मैंने a b लगाया, ध्यान से समझना, ये a और ये b। तो यहाँ मेरे पास a cos थीटा था, तो मुझे बताओ ये मेरे पास a cos थीटा था, इस पिक्चर में देख के बताओ cos थीटा क्या होगा, b वेक्टर, ये रहा है ना, cos थीटा दिस बाय दिस, दिस बाय दिस होगा। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। तो a cos थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ये वेक्टर तो ये है ही, ये वेक्टर का एक कंपोनेंट आ गया, तो मैं a के साथ क्या लगा देता हूँ, b, और नीचे b लगा देता हूँ मैग्नीट्यूड। क्लियर। अब मुझे बताओ, ये मेरे पास a वेक्टर और ये b वेक्टर का डॉट खोल लूंगा तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, खोल के दिखाता हूँ, a b cos थीटा और नीचे b पढ़ाई है, b से b कैंसिल, वापिस a cos थीटा आ गया ना। दोबारा देखो, कंफ्यूज मत हो, a cos थीटा से अगर आपको वेक्टर फॉर्मेट में चाहिए तो ये वाला रूल लगेगा, ठीक है। अगर स्केलर फॉर्मेट में चाहिए तो a cos थीटा यहाँ रखो। अब आप क्या करो, b ऊपर लगाओ और b नीचे, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। अब इसको क्या लिखते हैं, a डॉट b और बटे में b, ये हमारे पास स्केलर फॉर्मेट में आ गया। तो मैंने क्या लगाया, a डॉट b और बटे b, ये हो गया आपका स्केलर फॉर्मेट और ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्मेट का। अब बात यही कि इसको अगर बताओ, ये वेक्टर है और ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो क्या इसको ये नहीं लिख सकते a वेक्टर इंटू b कैप, क्योंकि वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर होता है, तो a वेक्टर इंटू b मैग्नीट्यूड, ये है स्केलर फॉर्म। तो ये कौन सी होगी भाइयों, स्केलर फॉर्म, और ये कौन सी होगी भाई, वेक्टर फॉर्म। कौन सी होगी, वेक्टर फॉर्म। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो ये स्केलर फॉर्म में ये लगाऊंगा रूल और वेक्टर फॉर्म में लगाऊंगा ये वाला रूल मैं। तो दोबारा देख लो, a cos थीटा को अगर स्केलर फॉर्मेट में लेना है तो कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको हम लोग a डॉट वेक्टर b बोल सकते हैं, और वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, तो ये तो होगी स्केलर फॉर्म। वेक्टर बनाना है आपको फॉर्मेट में, तो a cos थीटा को क्या लिख सकते, ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इनटू में b कैप डायरेक्शन में ले लिया। अब ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों करा, जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो स्केलर होता है, बट जब वेक्टर निकालते हैं डायरेक्शन देनी होती है ना, डायरेक्शन तो b डायरेक्शन में जानी है, तो b कैप इसलिए लगा डायरेक्शन निकालने के लिए। विदाउट डायरेक्शन करोगे तो आपको ये b कैप नहीं लगाना पड़ेगा, ये वाला आपको सीधा इसके अंदर a वेक्टर का b कैप कर देंगे मल्टीप्लाई, ये स्केलर फॉर्म और ये वेक्टर फॉर्मेट। अब आपने क्या करा, b वेक्टर b, ये यूनिट को वेक्टर b बाय b का स्क्वायर हो गया, तो यानी कि a डॉट b बटे b स्क्वायर इनटू में b वेक्टर, ये तो वेक्टर फॉर्मेट है, और ये जो कैप के साथ लगा रखी है स्केलर फॉर्मेट, ठीक है। अब मैं इस पे एक सवाल करके दिखा देता हूं, ये आपका कौन सा सवाल है, इसमें देखो ये रहा फोर्थ नंबर का सम देखो आप। इसमें इसने कहा आप a वेक्टर को आप b की डायरेक्शन में फाइंड आउट करो, तो ये आपका b वेक्टर है सपोज करो, और ये वेक्टर a है, तो मुझे तो ये वाला फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वेक्टर चाहिए ना, वेक्टर कंपोनेंट कुछ है, स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट तो यही वाला है, तो मैं डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देता हूँ। तो मेरा यहाँ से क्या फार्मूला बनेगा, ये वाला है ना, तो मैं क्या लगाऊंगा, ध्यान से देखो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे में b का स्क्वायर इनटू में b कैप, ये लगाना है मुझे फार्मूला, ठीक है। तो लो जी, अब बताओ a वेक्टर कितना है यहाँ पे, ये रहा, और b वेक्टर है, पहले इनका डॉट कराना पड़ेगा आपको, तो 2i प्लस 3j
का डॉट करा दो i प्लस जे से, ये तो डॉट हो गया जी ऊपर वाला पार्ट। b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो, b का मैग्नीट्यूड तो ये है, ध्यान देखो स्क्वायर करना है आपको, है ना। पहले बताओ इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, लेकिन फिर उसका स्क्वायर भी तो करना है ना आप लोगों को, तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, क्लियर। और इसके ऊपर ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, क्लियर। इनटू में बी वेक्टर। अब बी वेक्टर और बता दो, देख के यहाँ पे कितना आ रहा है। बी वेक्टर मेरे पास ये है, आई कैप प्लस जी कैप। अब बताओ इसका डॉट करें तो आई आई जे जे के वन, बाकी सब जीरो, तो आई से आई करेंगे तो दो एक कम दो, दो तो ये आ गया। अब इसके साथ जे के साथ करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे तो जीरो होता है, इसका मतलब ये जीरो हो गया। प्लस 3 को इससे करेंगे जे डॉट आई, फिर जीरो हो गया, फिर प्लस 3 जे को जे से करेंगे तो 3 एक कम 3 प्लस 3, और डिवाइडेड में कितना आ गया 2, रूट 2 का स्क्वायर, इनटू में कितना आ गया भाई आई प्लस जे, क्लियर। अब बोलो 3 और 2 5 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर काटेंगे 2, तो आई प्लस जे। ये मेरे पास आपका वेक्टर कंपोनेंट आ गया ए का बी डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन बी डायरेक्शन। बी वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर मैंने 5/2 आई प्लस जे निकाल दिया। इस तरह से हम लोग इसका वेक्टर कंपोनेंट निकालेंगे। ये ध्यान रखना, वेक्टर कंपोनेंट सबसे ज्यादा आते हैं कॉम्पिटिशनों में। स्केलर फॉर्मेट का ये फार्मूला होल्ड होता है और वेक्टर फॉर्मेट में ये वाला होल्ड करेगा। अब हमारे पास जो रह गए वो सम करते हैं, बाकी हमने थ्योरेटिकल सारा पढ़ लिया इसका, कैसे कैसे इसको हैंडल किया जाता है। ये दो सम तो हो ही गए आपके। अब देखो फर्स्ट सम में क्या कह रहा था कि ये दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो साबित करो इनकी वैल्यू। मुझे पता है एक वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर के, तो मुझे साबित करना होगा ए डॉट बी शुड बी जीरो। तो लो जी, ए वेक्टर बताओ कितने, 4i एन जे 2 के का डॉट करा दो, कितने से, दूसरा वेक्टर देखो 2i 3j प्लस के से। अब आपको पता है आई आई जे जे के वन लगाना है, तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करनी है, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, ये सभी वन लेने हैं, ठीक है। बाकी आई डॉट आई वन, ठीक है, बाकी सब जीरो लेने हैं। तो देखो ये रहा आई का आई से कर दो 4 दूनी 8। अब जे का करेंगे, ये रहा जे का जे से करेंगे तो 3n आएगा, कितना आएगा 3n, क्योंकि n गुना 3 तो 3 हो गया, जे 1 होता है, और बाकी सब जीरो हो रहे हैं जो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस का 2 ये है और इधर से k का 1 है, बराबर किसके आंसर आना चाहिए, 0 के। देखो मैंने सिर्फ 3 का करा, आई जे के का, बाकी नहीं करेंगे, आई का जे से, जे का आई से, आई का के से, के का आई से, वो तो जीरो जानी है ना, इसलिए हम डायरेक्ट सिर्फ यही लगाते हैं। तो अब बोलो 8 माइनस 2 तो 6 प्लस 3n हो गया, 8 में से माइनस का 2 गया 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब मुझे बताओ ये 6 उधर चला जाए तो 3n हो गया माइनस 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 निकल आई, कितनी निकल आई इनकी, माइनस 2। अब हम ये चेक और कर लेते हैं क्या ये सही आई या गलत। अगर इस n की वैल्यू को मैं यहाँ रख दूं तो ये मेरा वेक्टर क्या बनेगा, देखो ध्यान से, 4i माइनस का 2j माइनस का 2k, और दूसरा वेक्टर कितना है 2i 3j और प्लस का k। लेकिन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट उसने कहा था 0 जाना चाहिए, तभी तो इनकी वैल्यू सही निकलेगी। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इनका आई जे के का प्रोडक्ट 0 आई, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और माइनस का 2, माइनस 2 इंटू 1 बताओ कितना आ गया 8 और 8 0 आ गया ना आंसर। इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 बन गया जब इनकी वैल्यू माइनस 2 थी। तो ये हमारा निकल आया कि परपेंडिकुलर कब होंगे, जब इनकी वैल्यू माइनस 2 आएगी। अब अगला सम देखो, अब ये वाला देखो 2 नंबर का सम कैसे लिखते हैं। देखो इसमें कह रहा है आपके पास 3 वेक्टर है, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस सी, और उनके मैग्नीट्यूड इस रेशियो में दे रखे हैं।
तो फाइंड द एंगल बिटवीन द ए एंड सी। तो देखो आपके पास ये जो इक्वेशन है ना, बस यहीं से आपको शुरुआत करनी है। वी हैव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस सी। देखो जब इसने आपसे एंगल ए और सी की डिमांड करी तो आप ए और सी को एक साइड लेके आओ, तो एक वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया बी। अब ये माइनस का आ गया, इस साइड आ गया, वेक्टर माइनस का हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इसी वेक्टर को इसी से डॉट कराना है, इसका मतलब इससे आपको सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट लेना है। तो आप क्या कर रहे हैं, इसका ही डॉट करा रहे हैं, कितने से, इसी वेक्टर से सेम। तो इस साइड भी इसी से करोगे डॉट इसका, क्लियर। अब आपको पता है जब दोनों एक जैसे हो तो बी स्क्वायर आ जाएगा खाली इस साइड से। तो और इस साइड से देखो भैया, ए का ए से करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखते जाइएगा, ए का ए से करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, मतलब इसका ए के से करेंगे तो माइनस का क्या आएगा ए डॉट सी। और जब इस ये तो हो गए दो का, सी का करेंगे तो माइनस का आएगा ए डॉट सी और प्लस का सी स्क्वायर। हो गया, वेक्टर का स्क्वायर हो गया। अब मुझे बताओ कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये माइनस का कितना हो गया 2a डॉट सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्लियर। अब आप कोई दो सी जैसे खोल दें तो आपको टेस्ट में डॉट आएगा, तो a का स्क्वायर c का स्क्वायर 2ac cos थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये वाली वैल्यू कर ले दो किधर, उस तरफ, हमें cos थीटा निकालना है यहाँ से। तो अब मुझे बताओ इन सब की वैल्यू चेकआउट करो, क्या मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, हाँ दे रखे हैं। देखो a का मैग्नीट्यूड कितना है 5, b का कितना है 4, c का कितना है 3, ये दे रखे हैं मैग्नीट्यूड। a की वैल्यू 5 यहाँ डाल दो, 25 हो गया कि नहीं, 5 5 25, c की वैल्यू डाल दो 9 हो गया ये वाला, माइनस का a और c का गुना करो 15, तो 2 गुना 15 cos थीटा इज इक्वल टू b का स्क्वायर और देख लो 4 4 चौका 16। ठीक है, देखो a का स्क्वायर करा 25, c का स्क्वायर करा 9 और उधर b का स्क्वायर करा 16, a और c को मल्टीप्लाई करा 15 दूनी 30, 15 इंटू cos थीटा हो गया। अब बताओ 25 और 9 कितना होता है 34 होता है, इस 34 को उस तरफ लेके जाओ तो ये हो गया 30 cos थीटा 16 माइनस 30 34, क्योंकि 9 और 5 14 34 हो जाएगा माइनस का हो गया। अब मुझे बताओ कि ये कितना बचा इस साइड से, देख के बताओ 34 में से पहले 16 घटाओ कितने बचे 28, तो अब हमारे पास 18 आ गया, कितना गया 18। तो यहाँ देखें हमारे पास b का स्क्वायर ही है ना 5 4 3, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर से कितना आया माइनस का 30 cos थीटा और इधर से माइनस का आएगा। तो देखो 34 में से अगर मैं 16 घटाऊं 14 8, तो ये बच गए, और यहाँ पे कितना बचा 2 में से 18 बच गया, तो माइनस का 18 है इस साइड से, 18 से 34 माइनस माइनस कट गया। तो बताओ cos थीटा मेरे पास कितना आ गया 18/30। अब आप इसको कितने से काट सकते हो सोच के बताओ, 6 3 18 6 5 30, तो ये हो गया जी 6 3 18 6 5 30, तो थीटा कितना आ गया cos इनवर्स 3/5, 3/5 ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि cos इनवर्स 3/5 ये हमारे पास एंगल आ गया। किस किस के बीच का, ये एंगल इनके बीच में लग रहा है ना, बिटवीन ए एंड सी। ओके, इस तरह से हम लोग इसका एंगल निकाल पाएंगे। अब हमारे पास लास्ट सम रह गया ये वाला। अब ये वाला सम करते हैं, इसके ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। ये दोबारा देख लो, हमने कुछ नहीं करा, इस जिनके बीच का एंगल निकालना था उन दो साइड एक तरफ कर लिया, फिर उसी को उसी से सेल्फ प्रोडक्ट करवाया। सेल्फ प्रोडक्ट क्या होता है, जब वेक्टर अपने आप से मल्टीप्लाई करता है तो ये अपने आप से करेगा, इधर से b स्क्वायर हो गया, इधर प्रॉपर्टी लगा दी, ये इसका इससे क्रॉस कराया तो डॉट कराया, तो a का a से कराएंगे a स्क्वायर, a का c से कराएंगे और c का a से कराएंगे, तो ये तो हो गए 2ac और ये c स्क्वायर है। इन दोनों के बीच में माइन 2ac आ गया, बट डॉट हटते cos आ जाएगा। फिर कुछ नहीं, बस a c और b के मैग्नीट्यूड रख के और क्या करा है सोल्व, आंसर आ गया थीटा। अब हमारे पास लास्ट सम है, उसको देखो। लास्ट सम क्या कहता है, a और b दो नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया वी आर गिवन, हमें ये दिया गया है कि a का मैग्नीट्यूड
और बी का मैग्नीट्यूड आप केवल 1 लेंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है। और साथ में एक कंडीशन दे दी, क्या, कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो आप √3 लेंगे। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, आपको ये प्रूव करना है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग। तो अगर हम लिख दें स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अब मैं इसका स्क्वायरिंग कर रहा हूं, ध्यान से देखो। तो अब यहाँ पे होगा क्या, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पहले मैं स्क्वायरिंग वाला स्टेप नहीं छोड़ देता हूँ, पहले मैं इसको सोल्व करके लाता हूँ तुम्हारे लिए वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो हमें ए माइनस बी का डॉट करा देंगे, कितने से 2a प्लस बी से, क्लियर। मैं यहाँ से इक्वेशन बना लेता हूँ, उसके बाद इसको पुट कर दूंगा यहाँ पे। तो लो भाई यहाँ से बताओ कितना आ जाएगा। सबसे पहली बात देखो, इन दोनों का डॉट कराना है। तो देखो a का इससे कराएंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 का इससे कराएंगे तो 2a डॉट बी आ जाएगा, क्लियर। तो फिर क्या आ जाएगा प्लस का, हो गया क्लियर, बी ए, ये आ गया a डॉट बी, क्लियर। अब उसके बाद ये हो गया माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। देखो 2a स्क्वायर माइनस का 2a भी डॉट आ जाएगा बीच में, और a डॉट बीच में आ जाएगा, और माइनस का बी स्क्वायर ये हो गया। अब मुझे बताओ कि ये 2a स्क्वायर तो ये था ही, अब ये और इसमें से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का a डॉट बी निकल आएगा, माइनस का बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब मुझे ये वाली वैल्यू फेच आउट करनी थी, है ना, कितनी होगी, यही तो पूछा इसने, इसकी वैल्यू बताओ। तो ये इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब हम यहाँ से स्क्वायरिंग करके लाते हैं वैल्यू की। तो देखो यहाँ से हम इसकी स्क्वायरिंग करें तो क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखो। आप इस पे इससे डॉट नहीं करा सकते, ध्यान रखना ये वेक्टर नहीं है, क्लियर। तो हम स्क्वायरिंग करें तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर, और इधर से √3 का स्क्वायर। तो यहाँ आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आ गया ना, 2ab, और बराबर में क्या आ गया b, क्लियर। अब आप जरा यहाँ से देखो कि a और b का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा था, 1 दे रखा था। तो यहाँ से ये हमारे पास 1, यहाँ डॉट लग रहा है बीच में, ध्यान रखें। तो होगा क्या, ये इसका मतलब a प्लस बी का स्क्वायर मैंने डॉट के थ्रू करके आए हैं इसको हम लोग। तो अब ये कितना हो गया, ये तो 1 है, ये भी 1 है, 2 a डॉट बी को लिख सकते हैं a b cos थीटा इज इक्वल टू, चाहो तो a डॉट बी आप यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, a डॉट बी की वैल्यू निकाल लो, cos थीटा मत रखो। तो आप यहाँ से a डॉट बी लेंगे, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ से 3 है, तो ये मेरे पास कितनी आ गई, ध्यान से देखो, ये हो गया 1 और 1 ये हो गया, कितना हो गया 2, ये 2 उस तरफ लेके जाओ तो यहाँ कितना हो गया 1, तो 2a डॉट बी आ गया। अब बताओ कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है, a डॉट बी की वैल्यू हाफ आ गई, कितनी आ गई, हाफ आ गई। अब इसमें वैल्यू देखते हैं, a का मैग्नीट्यूड तो 1 था ही, और ये हाफ हो गई, और b का आपका फिर 1 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, ये भी 1 हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये क्या है हाफ आ गई ऐसे वैल्यू। तो इस इक्वल टू में वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, लेट्स चेक इट आउट। ये हो गया 2, और ये हो गया माइनस का 1, और ये हो गया माइनस का हाफ, यानी कि 2, ठीक है। और ये हो गया आपका 2 और 1, तो आप एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 2 दूनी 4, माइनस का 2 माइनस 1, ठीक है। तो अब बताओ कितना हो गया, 4 माइनस 3 अपॉन 2, तो 1/2 आंसर आ गया, कितना आ गया 1/2। ये सारा आंसर इसके समान चल रहा है, इसके बराबर। तो हमारे पास आंसर इसका हाफ आ गया, कितना आ गया इसका आंसर हाफ। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों ने, ठीक है। अब बात ये आई कि ये जो हमने इसकी वैल्यू निकाली, ये हमारे पास इसका हाफ आंसर आ गया। अब ये पांचों सवाल आपने देखे मैंने किस तरह से हैंडल करे। ये वाला मैंने परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करा, इन दोनों का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट 0 साबित करा। इन दोनों में क्या करा, रेशियो निकालने के लिए इक्वेशन को इस तरफ लेके हैंडलिंग करा। इस वाले में क्या करा, सिंपल एंगल निकाला, cos थीटा वाला फार्मूला लगा लिया, इन दोनों का डॉट करके बटे इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा। इसमें क्या करा, वेक्टर कंपोनेंट निकालने के लिए इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट a cos थीटा बनेगा, और इनटू में फिर वो b कैप को खोल लिया। वो मैंने आपको स्केलर और वेक्टर फॉर्म दोनों सिखाई है, उसमें से आप ज्यादातर वेक्टर फॉर्म ही निकालें अगर वेक्टर फॉर्म लिखी आती है तो। और लास्ट में मैंने दो नॉन कोलिनियर वेक्टर इसका स्क्वायरिंग करा,
इसके स्क्वायरिंग से a डॉट बी निकाल के इस इक्वेशन में रख दिया, आंसर आ गया, क्योंकि ए बी ऑलरेडी मुझे पता है और यूनिट वेक्टर में 1 दे रखी है। इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा, हाफ। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने अच्छी तरह से डॉट प्रोडक्ट सीखा। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी किसी चीज में दिक्कत आए तो आप मुझसे फौरन कॉल कीजिए, मैं आपको 100% इसका सॉल्यूशन बता दूंगा कि आपको वो क्यों नहीं समझ में आया। हो सकता है क्योंकि मैंने आपको हर स्टेप 2-2 बार बताया, याद रखें प्रोजेक्शन जो होता है वो निकालने वाला सवाल सबसे ज्यादा आता है, और दूसरे नंबर पे ये इक्वेशन ड्राइव करना ये ज्यादा आती है, और बाकी नॉर्मल है, एंगल निकालना, परपेंडिकुलर वेक्टर शो करना, ठीक है, और किन्हीं भी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके दिखाना, ये नॉर्मल है। आई आई जे जे के 1 होते हैं, जबकि आई जे जे आई ये जितने भी अपोजिट है इसका डॉट हमेशा 0 होता है। हम अगले वीडियो में फिर दोबारा से मिलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरे चैनल बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकता है, और आप लोग अपना भरपूर प्यार देंगे और थोड़ा सा उसमें कंट्रीब्यूशन देंगे तो हमारा नेटवर्क बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। थैंक यू सो मच। वी विल अगेन मीट यू विद next video with next new topic. Till then, good day to all of you and take care. See you next video.